Hello everyone, this is Vivek Yadav from Neo Ambience Academy. Today we are going to start the first chapter of history, that is tracing changes through 1,000 years. Okay, so one basic thing that I would like to say is we all know one thing, that history is all about past. We learn a lot of things about our past and try to put it all together to understand the things that happened in more accurate and proper way, so that we can get hints from those and start framing our better present and future. So आपको पता ही है जैसे कि हिस्ट्री, इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न. टाइम ड्यूरेशंस यहाँ पर इनलिस्ट कर दी है मैंने. एंशिएंट जिसमें हम 8th सेंचुरी से पहले की बात करते हैं, मेडिवल जहाँ पर 9th से लेके 18th सेंचुरी के बीच की बात होती है, एंड मॉडर्न जहाँ पर हम 19th सेंचुरी से बाद की बात करते हैं. चैप्टर आपका स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एक फिगर देखने को आपको मिलेगा. जब भी आपको बुक अवेलेबल होगी वहाँ एक फिगर अवेलेबल होगा जहाँ पर मैप को रिजेंबल किया गया है उस टाइम के, जब प्रॉपर रिसोर्सेज या बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी स्किल्स या हमारे मैप के बारे में, हमारी अर्थ के शेप एंड लोकेशंस के बारे में हम उतना ज़्यादा श्योर नहीं थे. तो इस चीज़ में हमें एक रेफरेंस देखने को मिलता है कि वो मैप आज के मैप से, जो करंट मैप हम इंडिया का देखते हैं, जो लोकेशंस हम डिफरेंट प्लेसेस के देखते हैं, उससे बहुत हद तक अलग है. सो एक अरब जोग्राफर अल इद्रिशी, इसने 1154 में, और फ्रेंच कार्टोग्राफर, गाइज यहाँ पर कार्टोग्राफर वर्ड जो है उसके बारे में आपको बता देता हूँ. कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो कि मैप बनाता है. ओके, तो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 में एक स्केच बनाया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो उस टाइम के लिए काफी सुटेबल था. आप देखोगे तो वो बहुत ही आपको अजीब लगेगा कि पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया और साउथ इंडिया जो है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ चला गया है. वो बिल्कुल भी आज के मैप जैसा हमें नहीं दिखता है, बट डिटेल्स वहां पर आपको देखने को मिलती हैं. डिटेल्स कहाँ देखने को मिलती हैं? जो बीच एरियाज हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, जहाँ पर ट्रेडर्स का लगातार आना जाना रहा, जिसके बारे में मैपिंग बहुत तेजी से होती रही, वो एरिया हमको ज्यादा डिटेल्ड वे में देखने को मिल पाता है ना. यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी वर्ड को हम बोलते हैं शब्दावली. इट मीन्स जो हम लैंग्वेज में जिन वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को हम, उन वाक्यों को हम जो है वो टर्मिनोलॉजी में कंसीडर करते हैं. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज. वन थिंग इज फॉर श्योर, आप अभी एक एग्जांपल ले लो यहाँ पर कि जैसे हम बात करते हैं इंडिया की. सो यू ऑल नो दैट वी हैव सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स इन आवर कंट्री, एंड ये भी बहुत पॉसिबल है कि जब आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आप डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होंगे. लाइक एज कोई जो है वो उसी चीज़ को हिंदी में लिखेगा, किसी को इंग्लिश में लिखना होगा, किसी ने मराठी में लिखी, किसी ने तमिल में लिखी. ओके, तो उसको रिकॉर्ड करने का, उसको लिखने का हमारा तरीका क्या है, काफ़ी अलग है एक दूसरे से. अब इसी के ऊपर एक हिंट लेके चलिए, जैसे कि हमारी कंट्री का नाम हिंदुस्तान, इसको सबसे पहले किसने बताया या किसने इसको एक तरीके से इस्तेमाल में ले आया? तो द नेम इज मिन्हाज-ए-सिराज. मिन्हाज-ए-सिराज पर्सिया का एक खगोल शास्त्री था. खगोल शास्त्री क्या होते हैं? जो डिफरेंट प्लेसेस पर घूमते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. और मिन्हाज-ए-सिराज जब वो इंडिया आता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्री में, अपनी बुक में हिंदुस्तान वर्ड यूज करता है. अब हिंदुस्तान वर्ड को यूज करने के पीछे उसका क्या रीजन था? उसने हिंदुस्तान वर्ड से पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को दर्शाने का काम किया था. उसने हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को बताने के लिए किया था. ठीक इसी तरीके से बाबर ने भी कुछ समय बाद, जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है, तो उसने भी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, पर बजाय पंजाब, हरियाणा या गंगा यमुना के बारे में बताने के
बाबर ने उसका इस्तेमाल यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, जानवरों और हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं, उसको दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। 14वीं सेंचुरी में पोएट आमिर खुसरो ने वर्ड हिंद का यूज किया था। हिंद वर्ड आप यहाँ पर फेमिलियर है। हिंद वर्ड जो है वो हमारे कंट्री को ही डिनोट करने के लिए, इसको ही दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हिंद वर्ड का भी जो है वो यूज किया गया, जिसका आप देखो डिफरेंट मतलब है। हिंदी टर्म्स में उस समय हिंद वर्ड का मतलब था परदेसी या कोई बाहरी व्यक्ति, और इसी का पर्शियन में मतलब था अजनबी, मीन्स एक अननोन पर्सन। तो दोनों में डिफरेंस है। परदेसी मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि हमारे देश से ना बिलोंग करता, मीन्स समवन फ्रॉम अनदर कंट्री, और वैसे ही पर्शियन में इसका मतलब था अजनबी, मीन्स द अननोन। तो वो हो सकता है कि आपके कंट्री का, आपके आस पड़ोस का भी कोई पर्सन हो जिसको आप नहीं जानते हैं। सो सिमिलर वर्ड्स की डिफरेंट मीनिंग एक सेम टाइम पर हमको देखने को मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपसे कहूँ क्रिकेट, सो गेम भी है और एक इंसेक्ट भी है ना। तो यहाँ पर चीजें इसी तरीके से रिजेंबल करी जा सकती हैं, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो आपने पहले भी इस चीज के बारे में पढ़ रखा है, बट चैप्टर में है तो एक बार फिर से इसको अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमको कुछ स्पेसिफिक चीजों की, कुछ रिसोर्सेज की नीड होती है, जिससे हम अपना काम आसानी से कर सकें। तो हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं, आखिर वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं? आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी मीन्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर एरा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। और वैसे ही लिटरेरी सोर्सेज मीन्स जिसमें हमको रिटन रिकॉर्ड्स वगैरह के थ्रू इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की मिलती है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज एंशियंट टाइम में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, या उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। जो हैं भी वो साइन लैंग्वेजेस हैं जिसको हम ईजिली स्टडी नहीं कर पाते। बट मिडिवल टाइम पीरियड में हमको आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज बहुत हेल्प करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के कुछ एग्जांपल देख लें यहाँ पर। मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, कॉइन्स, टॉम्ब्स, ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग्स। ओके, तो ये बेसिक जो है वो एग्जांपल्स हैं, सोर्सेज हैं, जहाँ से हम आर्कियोलॉजी के बारे में जान पाते हैं। इसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं लिटरेरी की, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलती है। हमने पढ़ा था इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट, राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस इंस्क्रिप्शन, राइटिंग ऑन सॉफ्ट सरफेस मैन्युस्क्रिप्ट। बट पेपर के डेवलपमेंट के साथ जैसे पेपर का यूज स्टार्ट हुआ, तो चीज़ों को रिटन फॉर्म में लिखना बहुत ही ईजी हो गया, और हमको रिटन रिकॉर्ड्स एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी मात्रा में देखने को मिलने लगे। फरमान एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड इन पर्शियन एंड अरेबिक। फरमान क्या था? फरमान मतलब होता है जब कोई किंग अपने किंगडम में किसी ऑर्डर को लागू करता है, किसी बात को वो कहता है, तो उसे हम फरमान का नाम देते हैं। और इसी तरीके से जो बाहर देशों से आए हुए ट्रेवलर्स थे, वो जब किसी कंट्री में, किसी एरिया में ट्रेवल करते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करते थे, और इस तरीके से हमको डिफरेंट प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल पाती थी। Regions and empires. Large state like those of Cholas, the Tughlaqs or Mughals encompassed many regions. अब जैसे आप अलग अलग क्षेत्रों को देखते हैं, जैसे आप बात कर लो कि मानो हमने बात की मुगल एम्परर की, तो मुगल एम्परर्स ने अपने एरिया में अलग अलग तरीके से चीज़ों को एक्वायर किया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सभी जगहों पर एक सिंपल, एक कॉमन लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी। डिफरेंट एरियाज की अपनी लोकल लैंग्वेज थी, चीज़ों को रिकॉर्ड करने का अपना अलग तरीका था। तो कहीं ना कहीं इस सब का इम्पैक्ट जो है वो हमको वहाँ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के ऊपर भी देखने को मिल जाता था। अब जैसे कि प्रास्टी मीन्स राइटिंग्स, जो रिटन रिकॉर्ड्स थे उनको प्रास्टी का नाम दिया गया था। अब दिल्ली सुल्तान बलबन ने एक बहुत बड़े एम्पायर के ऊपर, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो आप, एक बहुत बड़े एम्पायर, कितने बड़े, दैट इज जो बंगाल तक और फिर इधर अफगानिस्तान के गजनी शहर तक जो है वो स्प्रेड
को रखा था। तो इतने बड़े एम्पायर में आप डेफिनेटली देख सकते हो कि कितनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर्स को उसने कंट्रोल में रखा होगा। तो सिमिलैरिटीज मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम हमको वैसे ही यहाँ पर देखने मिल जाता है। नाउ 18वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर जैसे जैसे कम होने लगा, वैसे वैसे जो छोटे हिस्से थे, जो छोटे छोटे रूलर्स थे, वो फिर से पावर रिगेन करने लगते हैं, फिर से वो अपने डोमिनेंस को शो करने लगते हैं और हमको उनका इम्पैक्ट इंडिया के अलग अलग सेक्शंस पे देखने को मिल जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। एंड मैं इस वीडियो के एंड में इस नोट की जो है वो फोटो ऐड कर दूंगा, तो आप अगर इससे नोट लेना चाहते हो तो ईजिली वो आप कर सकेंगे। एंड स्कूल के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई अपडेट यहाँ पर आए तो आप जो है वो उसको रिसीव कर सकें और उससे अपने आप को अपडेट रख सकें, ताकि जब भी यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट होने की बात हो आप प्रिपेयर्ड हो और मोस्ट टॉपिक्स जो आपके कवर्ड हो। किसी भी डाउट के रिगार्डिंग आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच कर सकते हो। ओके, थैंक यू।